बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक जर्मन फ़िलासफ़र ने एक बात कही है और वो बहुत ही कमाल की बात कही है। उसने कहा है कि 3 मरहले आती हैं किसी भी सच्चाई के बारे में। जब एक दफ़ा सच्चाई को सुना जाता है तो उस पर हंसी उड़ाई जाती है। फिर एक मरहला आता है कि उस सच्चाई के अगेंस्ट जाया जाता है और तीसरा मरहला ये आता है कि उस सच्चाई को जो है, उस फैक्ट को कबूल कर लिया जाता है। इसी तरह ही इस वीडियो का जो टॉपिक है वो भी इसी तरह ही है कि इन्हीं मरहलों में से गुज़र के आया है। आजकल के दौर में ये अब तीसरे मरहले पे है कि अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, रिसर्चेस में भी आ चुका है। हाँ, कुछ लोग जिनको इल्म नहीं या जो लेटेस्ट जो रिसर्च के साथ मुंसलिक नहीं है, उनको नहीं पता या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आज इस वीडियो में एक अहम मसला डिस्कस करूंगा कि हर तरफ ये सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल, कौन सा जो फैट्स हैं, कौन सी वो हम यूज़ कर सकें, और वो कौन सी जो फैट्स हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं जो कि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, और उसके अलावा ख़ास तौर पर दिल के लिए कौन सी फ़ैट और ऑयल मुफीद है। फैट या लिपिड्स का टॉपिक एक बहुत ही लेंथी और डिफ़िकल्ट सा और बहुत ज़्यादा ड्राई टॉपिक है, और इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह डिस्कस नहीं करूँगा। आसान से लफ्ज़ों में और आम फहम अंदाज में ये बताऊँगा। इसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री, कुछ इसकी जो सिंपल सी जो आम लेमैन टर्म्स में जिसकी टाइप्स है उसको बयान करूँगा। अब सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझा दूँ ताकि बिल्कुल भी मुश्किल अंदाज में नहीं, बहुत ही आसान अंदाज में एक बायोकेमिस्ट्री, ताकि इससे ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी फैट जो है वो हेल्दी है और कौन सी फैट जो है वो अनहेल्दी है। अब सबसे पहले इसकी बायोकेमिस्ट्री से पहले कि ये इंसानी जो सेल है इस वक्त तक बेहतरीन तौर पर परफॉर्म करता है जब तक उसको उसके एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहें। जब ग़िज़ा में उन केमिकल्स की, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो बहुत सी बीमारियां वगैरह पैदा हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आम मफ़हूम में चिकनाइयाँ यानी फ़ैट्स और लिपिड्स में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक को फ़ैट कहा जाता है और दूसरे को ऑयल कहा जाता है। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फ़ैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑयल इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब आम ज़ुबान में फ़ैट से मुराद एनिमल फ़ैट और ऑयल से मुराद वेजिटेबल ऑयल। दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि जो फ़ैट है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और जो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब चिकनाइयों की हकीकी तौर पे 2 इसकी टाइप्स हैं। एक है सैचुरेटेड फ़ैट और एक है अनसैचुरेटेड फ़ैट। जो तीसरी किस्म फ़ैट्स की डिफरेंट बुक्स में भी, रिसर्चेस में भी आपको मिलेगी, वो तीसरी किस्म है वो ट्रांस फैटी एसिड्स है। ये अननेचुरल फैटी एसिड है जिनको पिछली जो कुछ सालों में सामने आई हैं हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद। यह हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है जिससे यह जो फैट्स है वो ट्रांस फैटी एसिड्स बनी है। अब इनकी थोड़ी जो है वो डिटेल। सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये वो चिकनाइयाँ होती हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन में इंडिविजुअल कार्बन एटम्स के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। मसलन इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है बटर है, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, चिकन है और डेयरी की जो मसनूआत है जिसके अंदर दूध और पनीर वगैरह है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड फैट्स। ये ऐसी चिकनाइयाँ होती हैं कि जिनमें हाइड्रोकार्बन्स में इंडिविजुअल कार्बन एटम्स के दरमियान एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं जो अनसैचुरेटेड फैट्स में आती हैं वो हैं ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, उसके अलावा सोयाबीन का ऑयल, तिलों का तेल, बादाम का तेल वगैरह, ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। थर्ड टाइप ट्रांस फैटी एसिड्स की, ये वो मोस्टली मैन मेड थर्ड टाइप है जिसमें अननेचुरल जो है वो फैटी एसिड मौजूद होते हैं, यानी कि गैर कुदरती और अननेचुरल फैट्स होते हैं। इनको अननेचुरल फैट्स भी कहा जाता है और यही मेन वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस की। अब मैं इनकी आपको थोड़ी बायोकेमिस्ट्री बताऊं कि किस तरह से इनको, किस फैट को क्या चीज़ हो बायोकेमिस्ट्री वाइज के इसको सैचुरेटेड फैट कहेंगे
और किसको अनसैचुरेटेड फैट कहेंगे बायोकेमिस्ट्री वाइज, और कौन सी जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स कहलाएगी। अब आपकी स्क्रीन पर देखें, लेफ्ट साइड पे आपको सैचुरेटेड फैट्स लिखा नज़र आ रहा है। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि इसकी हाइड्रोकार्बन जो चेन है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता और ओवर हीटिंग इन सैचुरेटेड फैट्स को मुतासर नहीं करती। ये अपना बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बरकरार रखती है और इसकी ग़िज़ाई जो मसाले हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। अब आप स्लाइड के दरमियान में देखें, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिखा है। ये बहुत सारे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम और कार्बन चेन में मौजूद डबल बॉन्ड की एक ही तरफ मौजूद है। हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन चेन में जो मौजूद डबल बॉन्ड है उसकी एक ही तरफ मौजूद है। कन्फिगरेशन जो है, इसकी कन्फिगरेशन को सिस कन्फिगरेशन कहा जाता है। सिस का जो मतलब लैटिन लैंग्वेज में है वो है कि सेम साइड पर, यानी कि इसमें जो कार्बन है वो सेम साइड, हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सेम साइड पे। इस तरह से इसको सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहा गया है। अब इसके अपनी स्लाइड के राइट साइड पर देखें, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स हैं और हर एक के साथ एक हाइड्रोजन एटम लगा है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है, मगर कन्फिगरेशन मुख्तलिफ है। वो ट्रांस है यानी डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन एटम लगे हैं वो कार्बन चेन के ऑपोजिट साइड पर लगे हैं, तो ये अननेचुरल हो गया। ट्रांस फैटी एसिड जो है वो अननेचुरल फैट्स की वो किस्म है जो हाइड्रोजनेशन के दौरान बनती है। अब हाइड्रोजनेशन क्या है? ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके दौरान हाइड्रोजन को लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में शामिल करके इसको सॉलिड घी बनाया जाता है। सबसे जो बड़ी तशवीशनाक बात है कि इसके बारे में पब्लिक और हत्ता के बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता, और वो ये ट्रांस फैटी एसिड तमाम प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल्स में पाए जाते हैं जो कि आमतौर पर मार्केट में मुयसर है। अब हाइड्रोजनेशन और ओवर हीटिंग से बहुत सारे डबल बॉन्ड जो है वो केमिकली जो है सैचुरेटेड नहीं बनते, बल्कि ये इनको ट्विस्ट कर देती है और हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन चेन की मुख्तलिफ साइड्स पर चले जाते हैं, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, और इस कन्फिगरेशन को ट्रांस कहते हैं। ये ग़िज़ाई तहकीक में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, बल्कि था भी, क्योंकि ये अब लेटेस्ट कोई नई बात नहीं है, कई कुछ साल पहले भी इसकी रिसर्च आ चुकी है और इसमें लेटेस्ट रिसर्च भी इससे मुंसलिक अक्सर हेल्थ प्रोफेशनल्स सनाशा भी हैं। अब लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल को प्रोसेस करने का ये फ़ायदा तो है कि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, मगर हेल्थ के लिए ये एक ख़तरनाक भी हैं, पॉइजनस हैं और ये बीमारियां काज करते हैं। अब ट्रांस फैटी एसिड के जो मुख्तलिफ असरात हैं जो इनके जो ट्रांस फैटी एसिड के बारे में है, इवन के ये MBBS की मुख्तलिफ बुक्स जो बायोकेमिस्ट्री की, लिपन कोट, हार्पर, इसके अंदर भी बाकायदा इनका टॉपिक है और इसके बारे में बताया गया है, लेकिन आमतौर पर इस पर इतनी ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दी जाती। अब जो ऑयल्स कमर्शियली जो मार्केट में मुयसर हैं उनके ऑयल की प्रोसेसिंग के 3 मराहल होते हैं। ऑयल कैसे प्रोसेस होता है मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर जो मार्केट में अवेलेबल ऑयल्स है वो इंडस्ट्री में किस तरह से प्रोसेस हुए हैं, इनके जो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ये कि 3 इनको कहेंगे आप स्टेप्स कहेंगे। एक होता है रिफाइंड, नंबर 2 इज़ ब्लीच्ड किया जाता है, और 3 ये कि डीऑडराइज किया जाता है। जब वेजिटेबल ऑयल को डीऑडराइज किया जाता है तो इसको एक ख़ास जो है अरसे तक जो है वो तकरीबन 200 डिग्री टेम्परेचर तक जो है उसको अंडर वैक्यूम रखा जाता है। इस हाई टेम्परेचर पर रहने की वजह से बहुत से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो नेचुरल फैट्स हैं या ऑयल्स हैं वो कौन से होते हैं और अननेचुरल फैट्स कौन से होते हैं। अब आपको ये बताता हूँ कि जो अननेचुरल फैट्स हैं, जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, वो किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं, किस तरह से वो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डायबिटीज़, मेलाइटिस वो किस तरह से काज करते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स आखिर क्यों नुकसानदेह हैं। ये बात समझने के लिए आपको थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताता हूँ। जो ह्यूमन सेल है उसकी जो वॉल है बाहर वाली, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें ये क्या होता है कि अब पहली बात ये कि ये कोई नई बात नहीं है कि किस तरह से ट्रांस फैटी एसिड जो है वो किस तरह से हम बीमारियां काज कर रहे हैं, सेल के ऊपर किस तरह से वो असर कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ मेडिकल की जो बायोकेमिस्ट्री बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक और बायोकेमिस्ट्रीज है, उसके अंदर भी मौजूद है। उसके अलावा गूगल पे मुख्तलिफ पेपर्स और रिसर्चेस पढ़ी हुई हैं ये जिससे आपको
ये पता लग जाएगा। अब ये अननेचुरल फैट जो है वो कैसे हमारी सेलुलर जो ग्रोथ है उसको बदल रही है और किस तरह से बीमारियों का सबब बन रही है। इंसानी जिस्म के जो सेल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन है वो मोस्टली ऑयल्स पर मुश्तमिल होती है और इसके साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड जो है बाई लेयर होती है। अब सेल मेम्ब्रेन में ऑयल्स लगातार लगते हैं, उसके अलावा ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे नए आते हैं, यानी कि एक साइकिल चलता रहता है और ये रिप्लेस हो रहे होते हैं। हमारी ग़िज़ा में जो शामिल ऑयल्स की जो नुकसानदा किस्म की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो मुतासर हो रही है। बस सेल के जो बेसिक और क्रूशल एक्शंस हैं, यानी कि जिसमें ये प्रॉपर फंक्शनिंग का इन्हिसार जो है वो ऑयल्स की उस किस्म पर होता है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इंडस्ट्रियल जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, अब ग़िज़ा का एक ऐसा जुज़्व है कि जिसका इंसानी जो कंपोजिशन के लिए, जो सेल की कंपोजिशन के लिए सेफ़ नहीं है। यानी कि अब हम उस ये नहीं कह सकते कि जो ट्रांस फैटी एसिड का ये वाला लेवल है कि इतने लेवल तक इस्तेमाल की जाए तो ये नुकसानदा नहीं है, इससे जब बढ़ा दिया जाए तो वो नुकसानदा है। इसकी जो कट वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी कि इसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना हो या ज़्यादा इस्तेमाल, दोनों तरह से ही वो नुकसानदा है। तो लिहाजा जो ट्रांस फैटी एसिड का जो अपर इनटेक लेवल है वो ज़ीरो है, क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड जिस्म के अंदर जमा होते रहते हैं और मजमूई तौर पर जिस्म के लिए एक पॉइजनस जैसा, जहर जैसा जो है वो रोल प्ले करते हैं। ट्रांस फैटी एसिड जो इस्तेमाल करने पर फौरी तौर पर बुरे असरात ज़ाहिर नहीं होते, ये कुछ साल लगते हैं इसके ऊपर, फिर जाकर कुछ जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह और डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह। सेल मेम्ब्रेन में जहाँ पर हेल्दी इसेंशियल ऑयल जमा होना होता है वहाँ पर ट्रांस फैट जो है वो जज़ब हो जाते हैं। फैट्स को हज़म करने वाला एक एंजाइम है जिसको ह्यूमन लाइपेज एंजाइम कहा जाता है, वो ट्रांस कन्फिगरेशन के साथ गैर मौसर हो जाता है। नतीजतन ये होता है कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा देर तक खून के अंदर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से इनका आर्टरीज के अंदर जमना और प्लाक का जो फॉर्मेशन है उसका चांस बढ़ जाता है। एक दफ़ा जब ट्रांस फैटी एसिड इंसानी सेल मेम्ब्रेन में जम जाते हैं ये रिप्लेस नहीं होते, ये हेल्दी ऑयल्स ही हैं जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन पे रिप्लेस होते रहते हैं, यानी कि जब एक पुराना हो गया वो निकल गया, नया दूसरा आ गया, ये रिप्लेस होते रहते हैं। यानी ट्रांस फैटी एसिड से सेल मेम्ब्रेन के रिप्लेस जो होने पे देर से रिप्लेस ही नहीं होते और वो इस जो है सेल का फंक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। अब ट्रांस फैट जो है वो सेल मेम्ब्रेन को रिजिड बना देता है। अब ट्रांस फैट जब वो जमा हो गई, वो रिप्लेस नहीं हो रही, तो उससे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रिजिड हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है और इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो मुतासर हो जाती है। नतीजतन ये होता है कि जो इंसुलिन है इन्हें ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर पहुँचाना था और ब्लड शुगर लेवल कम करना था, तो ट्रांस फैटी एसिड के जमा होने की वजह से इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर नहीं पहुंचाती, लिहाजा ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। ये वजह होती है कि किस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वजह बनती है। अब ट्रांस फैटी एसिड के कौन कौन से बुरे असरात हैं, ट्रांस फैटी से और क्या मतलब नुकसान पहुँचाता है, इसमें ये करता है कि जो LDL कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ज़्यादा कर देता है, HDL के कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, उनके रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस भी काज करता है। WHO ये डिक्लेयर कर चुका है कि जो ट्रांस फैटी एसिड जो है वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है और तकरीबन 5,40,000 पर ईयर डेथ जो हैं वो इन ट्रांस फैटी एसिड की वजह से हो रही हैं और ट्रांस फैटी एसिड के ज़्यादा इस्तेमाल से जो डेथ का रिस्क किसी भी वजह से 34% ज़्यादा हो जाता है। ऑयल्स को फ्राई करने से हीटिंग के प्रोसेस से दरमियाना दर्जा के जब गुजारते हैं ऑयल्स को हीटिंग के प्रोसेस से, तो उससे दरमियाना दर्जा के जो हैं वो ट्रांस फैटी एसिड्स पैदा होते हैं। अब नाज़रीन, कुदरत ने जो फ़ायदामंद चिकनाइयाँ हमारे लिए पैदा की हैं उनको हम अपने हाथों से ही नुकसानदा बनाते हैं। अब कौन कौन से जो बदनाम वजूहात है, चार ना दिखाई देने वाली बदनाम वजूहात जिसकी वजह से अच्छी फ़ैट जो है, जो बेनिफिट थी फ़ैट हमारे लिए, वो डैमेज कैसे होती है।
इसमें 4 इसके जो है वजूहात है। नंबर 1 ये है कि हीट, नंबर 2 इज़ हाइड्रोजनेशन, नंबर 3 इज़ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, और नंबर 4 होमोजिनाइजेशन। पहली 2 का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हीट और हाइड्रोजनेशन किस तरह से फैट को ख़राब कर रही है। और अब ऑक्सीडेशन के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है और कैसे ये नुकसानदायक है। अब इंसान ने आज तक, पहले ज़माने में होता था ऑयल बीजों से नहीं निकाला, वैसे ही बीज इस्तेमाल किए जाते थे, वैसे ही खाए जाते थे और उनको फैट मिलती थी। अब जब से बीजों में से ऑयल निकाला तो तब से मसले मसाइल पैदा, उसकी हाइड्रोजनेशन भी की, प्लस जब ऑयल को बीज से निकाला जाता है तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उससे यह होता है कि इन ऑयल्स को ऑक्सीजन के साथ जो है वो इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स वगैरह बनते हैं, ऑयल जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट अपनी बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चर यानी कि डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से सैचुरेटेड फैट की निस्बतन ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हसास होता है, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसके अंदर वैसे ही डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा है और ऊपर से वो ऑक्सीजन के लिए उतना ही ज़्यादा हसास है, और इनके लिए ऑक्सीजनेशन के अटैच होने के और ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और रैंसिड हो जाता है। ऑक्सीडेशन भी टेम्परेचर यानी हीट के साथ रिलेटेड है। फ्राइंग की वजह से अनसैचुरेटेड फैट ना सिर्फ जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बल्कि इनकी जो सिस फॉर्म जो है वो ट्रांस फॉर्म में बदल जाती है। कमर्शियली जो मार्केट में अवेलेबल जो ऑयल्स हैं वो बार बार फ्राइंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, इससे दोनों टर्म ट्रांसफॉर्म भी और ऑक्सीडाइज फैट का स्पेक्ट्रा एक ख़तरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। अब जो फोर्थ वजह जो थी वो है होमोजिनाइजेशन। ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फैट्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है मगर फैट इससे डैमेज हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम मिल्क की, दूध की। नॉर्मल दूध में जो फैट मौजूद है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की शक्ल में होती है और आम तौर पर जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर डाइजेस्ट हो जाती है। होमोजिनाइजेशन में क्या होता है कि इन लार्ज बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, उनको छोटे छोटे कतरों में तोड़ दिया जाता है और यानी कि इसका जो असल साइज होता है उससे 3 टाइम्स उसको छोटा कर दिया जाता है, जो कि सारे दूध में फैले हुए होते हैं। अब बहुत सारे होमोजेनाइज्ड फैट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो डाइजेशन को बाईपास करते हैं और बराह रास्त जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और अपने साथ एक जो एंजाइम है, जो फैट को तोड़ फोड़ करने वाला एंजाइम है, उसको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कहा जाता है, वो भी साथ ही आर्टरीज में ले जाते हैं और वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है वो आर्टरीज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फैट अकुमुलेशन होना शुरू हो जाती है और प्लाक फॉर्मेशन वगैरह जमा भरना शुरू हो जाती है, प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और इससे जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसकी जो है वजह पैदा हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह जो होती हैं वो इस तरह से फिर हो जाती है। और अब नाज़रीन ये देखें कि हमने कौन सा कुकिंग ऑयल, घी या ऑयल इस्तेमाल करना है। वैसे तो जैसे एक्सप्लेन कर चुका, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब सेहत के लिए ख़तरनाक जो हाइड्रोजनेटेड जो फैट्स हैं, जिनको आम बनस्पति घी या मार्गरीन वगैरह कहा जाता है, उनको आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। ट्रांस फैट्स पर मुश्तमिल घी या कुकिंग ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दें। तमाम प्रोसेस्ड और रिफाइंड जो कमर्शियल ऑयल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है उनको आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। सिर्फ जो एक्सपेलर प्रेस्ड क्रूड ऑयल या अनरिफाइंड ऑयल, सिंपल टर्म में अनरिफाइंड जो ऑयल है वो इस्तेमाल करें। मसलन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस्ड है, कनोला ऑयल, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल वगैरह ये शामिल हैं, ये आप इस्तेमाल करें। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप पकाने के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हीट की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। बाकी ऑयल्स में आप कनोला, सनफ्लावर, सीसम ऑयल, इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। अब इसेंशियल फैटी एसिड की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप खाने के दौरान 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का। जैसा कि इससे पहले मैं वीडियो में आपको जिक्र कर चुका हूँ कि 10 to 15% जो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए डेली नीड है और बाकी का जो 85 to 90% जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो जिस्म खुद बना लेता है। लिहाजा जिस्म को रोज़ाना नेचुरल सैचुरेटेड फैट की ज़रूरत होती है, जो तो आप कुछ मिकदार में एनिमल सैचुरेटेड फैट की ग़िज़ा में शामिल करें। दोनों इसेंशियल फैटी एसिड और नेचुरल सैचुरेटेड फैट जो हैं सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स में
कंपोनेंट्स हैं और ये दुरुस्त और सेहतमंद तरीन जो सेल की फ्लूडिटी इन्हीं की अवेलेबिलिटी पर मुनसर होती है। लिहाजा हमें अपनी ग़िज़ा में जो है वो नेचुरल सैचुरेटेड फैट ज़रूर शामिल करनी चाहिए। नेचुरल जो सैचुरेटेड फैट है उसमें बटर है, देसी घी वगैरह शामिल है। थोड़ी मिकदार में रोज़ाना इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुफीद है। साइंस ये भी साबित कर चुकी है कि इनके इस्तेमाल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता जब तक कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ना ली जाए। नेचुरल सैचुरेटेड फैट ना ही ऑक्सीडाइज होती है और ना ही फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। अगली बात ये कि इसेंशियल जो ओमेगा 3 फैट्स की ज़रूरियात कैसे और कहाँ से पूरी करें, जो कि पूरे जिस्म बिलखुसूस दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके लिए यह अब जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना 1 ग्राम पर डे फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें। अब ये वाली बात कईयों को हज़म नहीं होगी। वजह यह कि या तो कम इल्मी की वजह से या उनको नहीं पता कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है उसको 1 ग्राम पर डे तो ये कहा जा रहा है कि फ़िश ऑयल इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका सबसे पहली बात हवाला है कि लिपन कोड जो टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर लिखा हुआ है। लिहाजा इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो है वो नुकसानदेह है। कौन से इसमें तीनों में से कौन सी नुकसानदेह है और कौन से प्रोसेस में से गुजरी हो तो वो नुकसानदेह हो जाती है और किस तरह से प्लाक फॉर्मेशन करती है। और जबकि वो मरीज़ जिनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा हो उनको 2 to 48 ग्राम पर डे जो है वो तजवीज़ किया जाता है कि फ़िश ऑयल। कोल्ड वेदर फ़िश और इसका ऑयल ओमेगा 3 का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड और DHA डिकोसा हेक्सानोइक एसिड जो है वो मौजूद होता है। दूसरा ज़रिया सीसम और सनफ्लावर के बीजों से, वो ओमेगा 3 का एक गुड सोर्स है। उसके अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल यानी कि अलसी का तेल, वो भी बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा आप टेबल स्पून अलसी का रोज़ाना 1 टेबल स्पून अलसी वो रोज़ाना 1 ले सकते हैं। ये भी ओमेगा 3, इससे भी आपको ज़रूरत पूरी हो सकती है। सोयाबीन ये ओमेगा 3 का बेहतरीन ज़रिया है, रिच सोर्स है। अगर ये ग़िज़ाएँ मुयसर नहीं तो फिर आप फ़िश ऑयल जो EPA DHA ये वाला फ़िश ऑयल जो है वो सप्लीमेंट्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आखिर में मुख्तसरन ये कि आप सालन पकाएं देसी घी में, मक्खन में, कोकोनट ऑयल में या पाम ऑयल में, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। जब खाना खाने लगे तो 1 टेबल स्पून आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल वैसे खा लें या सालन के ऊपर डाल लें या रोटी के ऊपर लगा लें। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। नेज़ वक्तन फ़वक्तन जो है वो अलसी का तेल, सूरजमुखी के बीजों का तेल बताई गई जो मिकदार है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर फ़िश मैसर नहीं, कोल्ड वेदर फ़िश जो बताइए आपको, वो अगर मैसर नहीं है तो फिर आप फ़िश ऑयल के जो सप्लीमेंट्स हैं वो जो भी आपका डॉक्टर हैं, माहिर ग़िज़ायात है, उसके मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आम सादा अनप्रोसेस आप ये कि अनप्रोसेस जो फूड्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि आज से 100 साल पहले इंसान करता था। अब ये अकली सी बात है कि आज से तकरीबन 30 से 35 साल पहले किताबों में भी इसका जिक्र है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है और हाइपरटेंशन है ये अमीरों की बीमारी होती थी, कि जो अमीर लोग हैं उनके अंदर ही डायबिटीज़ मेलाइटस होना है, उन्हीं को ही हाइपरटेंशन की बीमारी है। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए हर तबका, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, हर किस्म के तबके के अंदर ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस मौजूद है। इसकी वजह सिंपल सी एक वजह कि यही वजह है कि जो फितरती ग़िज़ाएँ थी यानी कि नेचुरल फूड्स थी उनको छोड़ के अननेचुरल फूड्स पे, गैर फितरती ग़िज़ाओं पे और प्रोसेस्ड फूड्स पे आ गए हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, अनप्रोसेस्ड फूड्स का, अननेचुरल जो फूड्स का, जिसकी वजह से ये बीमारियां हाइपरटेंशन, उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये वगैरह बढ़ गई हैं। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप अननेचुरल जो फूड्स हैं, अननेचुरल जो ऑयल्स हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, उनसे आप अवॉइड करेंगे और उम्मीद है कि आपको इनका काफ़ी समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से कौन कौन से ऑयल्स हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन कौन से फ़ायदेमंद हैं और कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बालों से मुतालिक है। बहुत सारा लोगों का ये कॉमन मसला होता है कि उनके बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू हो गए हैं, बारीक है और उनकी जो हेल्थ है हेयर की वो अच्छी नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए स्पेशली है और इस वीडियो में मैं आपको उन वजूहात के बारे में बताऊंगा कि क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं और इसके अलावा कौन सी ग़िज़ाई चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने बालों को जो है वो सेहतमंद, हेल्दी, लंबे, घने और चमकदार रख सकते हैं। इनमें जिन चीज़ों का मैं ग़िज़ाई वजूहात का जो बताऊंगा, ग़िज़ाई इलाज, वो ये जिनका ताल्लुक किसी बीमारी से या किसी मेडिसिन से ना हो, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो कि बालों को ख़राब करती हैं, बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट में मैं आपको बालों के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, बाल किस तरह से बनते हैं, इनका ग्रोथ साइकिल क्या है, किस तरह से ये ग्रोथ करते हैं। अब सबसे पहले ये कि बाल के जो है वो दो हिस्से होते हैं। नंबर वन, एक हेयर फॉलिकल, सेकंड इज़ हेयर शाफ्ट। हेयर फॉलिकल जो है वो स्किन के अंदर मौजूद होता है, फिक्स होता है, जो कि बालों को स्किन के अंदर फिक्स करता है। इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन है हेयर पेपिला, सेकंड इज़ हेयर बल्ब। अब जो हेयर बल्ब में एक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हेयर पेपिला के इर्द गिर्द हेयर को ग्रोथ करते हैं और हेयर पेपिला के ज़रिए ही हेयर फॉलिकल को ब्लड सप्लाई भी दी जाती है, जिससे बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। सेकंड पार्ट जो है वो हेयर शाफ्ट है। ये वो हिस्सा है जो कि हमें स्किन से बाहर नज़र आता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो सख्त केराटिन प्रोटीन की एक लेयर होती है जो कि इसकी हिफाजत भी करती है। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है मुख्तसर सा बालों का। अब इसके बाद मुख्तसरन जो हेयर ग्रोथ साइकिल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हेयर ग्रोथ साइकिल की जो है वो 4 स्टेजेस है। नंबर वन एनाजिन फेज है। ये बाल की ग्रोथ का पीरियड होता है। हेयर बल्ब में सेल्स तेज़ी से जो है वो तकसीम होते हैं और नए बालों की ग्रोथ होती है। सेकंड फेज जो है वो कैटाजिन फेज है। ये फेज जो है वो ट्रांजिशनल फेज है जिस दौरान बाल की ग्रोथ रुक जाती है और खून की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसको क्लब हेयर कहते हैं। थर्ड फेज जो है वो टीलोजिन फेज है। इस फेज में जो क्लब हेयर है गिरने के लिए तैयार होते हैं और नीचे हेयर फॉलिकल से नए बाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी नेचुरल प्रोसेस होता है और अननोटिस्ड ये मुकम्मल हो जाता है। फोर्थ जो फेज है वो है एक्सोजिन फेज। ये फाइनल स्टेप होता है, बालों के स्ट्रैंड्स अपने अपने हेयर फॉलिकल से रिलीज होकर गिर जाते हैं। अब सारा जो प्रोसेस है ग्रोथ का दोबारा से शुरू हो जाता है और दोबारा से ये फेजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जो हेयर फॉलिकल है वो इंडिपेंडेंट होता है और मुख्तलिफ हेयर फॉलिकल जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रोथ फेजेस से गुजर रहे होते हैं। अगर ये मुख्तलिफ ग्रोथ फेजेस से ना गुजरे तो एक ही दम सारे बाल गिर जाए। बालों की जो हेल्दी ग्रोथ के लिए इनको एनोजिन जो फेज है ना, इसमें ज़्यादा देर तक गुजारना ज़रूरी होता है। इस दौरान इनको हेल्दी डाइट्स की, हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। बालों के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं और जो बाल जल्द को नुकसान देती हैं उनके बारे में बताता हूँ, और जो नुकसान देने वाली ग़िज़ाएँ हैं उनसे आप अवॉइड करें। अब आपको हेयर के स्ट्रक्चर का ही पता चल गया और इसके हेयर का जो ग्रोथ साइकिल है इसके बारे में भी मालूम हो गया। जो फॉलिकुलर बल्ब के जो मैट्रिक्स सेल्स होते हैं इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से बनते हैं और फिर ऐसी ग़िज़ा जिनमें तवानाई की कमी हो, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, प्रोटीन की, एसेंशियल फैटी एसिड्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो भी बालों के मुख्तलिफ मसले मसाइलों की का सबब बनते हैं। बालों का बारीक हो जाना, गिरना और अर्ली ग्रेइंग वगैरह का सबब बनते हैं। अब मैं आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ कि जिनको आप कंसिस्टेंसी से आप उनको इस्तेमाल करें जो कि हेयर के लिए फ़ायदेमंद है। उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि हेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो पहली फूड है वो है आंवला। ये ना सिर्फ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बालों से कंसर्न है, तो इस तरह से मैं वही चीज़ों का बताऊँगा कि जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। विटामिन ई की जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये हेयर ग्रोथ को बूस्टअप भी करते हैं। विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से जिल्द की जो है सर की उसको भी सेहतमंद रखता है। नतीजतन जो डैंड्रफ है वो भी नहीं होने देता और सेहतमंद बालों का भी सबब बनता है। और इस आंवला में विटामिन और मिनरल्स हैं वो जो स्कैल्प की स्किन है
इसमें ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं और इस तरह हेयर ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है। अब आंवला को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि आप आंवला ले लें, उनको ड्राई करके ना उसको उसका पाउडर बना लें और उसका इस्तेमाल करें। आधा चम्मच, हाफ चम्मच जो है वो पानी के साथ इसको खा लें। सेकंड थिंग जो है वो हेल्दी। हल्दी जो है इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेयर को ग्रोथ भी करवाते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। इसका भी इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका कि आप हाफ चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। जो तीसरी थिंग है वो है एलोवेरा। एलोवेरा ये भी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और सर पर जो इचिंग होती है, डैंड्रफ होती है, उसको भी रोकता है। एलोवेरा के अंदर भी कैराटिन से मिलते जुलते केमिकल्स होते हैं जो कि बालों को अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं, बालों को लचकदार बनाकर टूटने से भी बचाते हैं। एलोवेरा जो स्किन है सर की, उसमें सीबम को भी कम करते हैं। सीबम क्या है? एक ऑयली सिक्रीशंस होती हैं जो कि हेयर फॉलिकल को चिपक कर उसको ख़राब कर देती हैं और हेयर की ग्रोथ में भी रुकावट बनती हैं। इसको भी आप इस एलोवेरा का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप इसकी जेल को ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में ब्लेंड कर लें और फिर इसको डायरेक्टली सर पर लगाएं और 1 घंटे के बाद साबुन से धो लें। हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द एंड मैं आपको कुछ जनरल जो बातें हैं कि जिनसे आपकी बालों की जो सेहत है वो अच्छी रह सकती है वो बताता हूँ। सबसे पहले कि पाबंदी से आप किसी हल्के से शैम्पू के साथ बालों को साफ़ रखें। तरजीहन ये है कि आम जो सोप है, कपड़े धोने वाला सोप या सिंपल जो सोप है, उसके साथ आप सर को धोएं। सर धोने से पहले आप सर पर गाय का दूध भी मल सकते हैं, कुछ देर बाद उसको धो लें। और इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट का आप इस्तेमाल करें। सर पर इसेंशियल्स ऑयल से लगाएं, जिसका हल्का हल्का मसाज करें, मसलन सरसों का, बादाम का, तिलों का तेल वगैरह, ये अलग अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके मिक्सर काफ़ी मार्केट में मौजूद है, आप अच्छी क्वालिटी का लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्याज या अदरक का या लहसुन का पानी, इसको भी लेकर आप सर पर मलें और ये भी बालों की सेहत के लिए अच्छा है। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिससे हमें हाइड्रेशन को पूरी रखें। ग्रीन टी बनाकर उसको ठंडी कर लें और उसको भी सर पर रब करें। 1 घंटे के बाद धो लें। इसको भी 2 वीक्स तक कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करें। बार बार बालों को जो स्टीम से ड्राई करना जो है, हीट, वो ना करें। ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ जो है वो कम कर दें। स्ट्रेस फ्री रहें, जो क्योंकि स्ट्रेस से भी बालों का जो टूटना और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लोहे की तारों वाला जो ब्रश है उसको इस्तेमाल ना करें। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, आयरन वगैरह मौजूद हो, उनको इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्पिनच है, पालक, इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, सी वगैरह शामिल होता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पालक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह भी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, बालों को अच्छा रखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बायोटिन की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि बालों को गिरने से बचाता है। दूध, दही, अंडा वगैरह इसका भी इस्तेमाल करें। अब ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, ये नट्स में से वाहिद ये है कि जिसमें बायोटिन मौजूद होता है और ये हेयर जो क्यूटिकल को मजबूत करता है। जो कि मज़ीद ये कि इसमें विटामिन B1, B6, B9, विटामिन ई, प्रोटीन वगैरह भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा अमरूद, गावा, इसका भी इस्तेमाल करें। इसमें माल्टे से भी ज़्यादा, मतलब जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उससे भी ज़्यादा इस अमरूद में विटामिन सी मौजूद होता है जो बालों को बारीक होने से, गिरने से, खुरदरा होने से, ख़राब होने से बचाता है। विटामिन सी जो है वो कोलाजन की एक्टिविटी को बूस्ट करता है। इनके अलावा छिलके वाली दालें, जो अलसी, गाजरें, सोयाबीन, पीनट, सब बालों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा आप इवनिंग प्रोमराइज ऑयल भी बालों के लिए मुफीद है। 1 मुट्ठी गिरी पत्ता लेकर 1 पाव कोकोनट ऑयल में डालकर हल्की आंच पर रखें। जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को भून लें। इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले मल लें और सुबह धो लें। ये भी बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अब तहकीक में यह भी देखा गया कि विटामिन ई की जो कमी होती है उससे भी सेबोरिक डर्माटाइटिस यानी कि सिकरी का, डैंड्रफ का जो होना वो काज करती है।
तो उम्मीद है कि आपको मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का पता लग गया होगा और जनरल जो एक टिप्स है उसका भी पता लग गया होगा। इन पर अमल करें, इंशाल्लाह से आइंदा से मुस्तकिल मिजाजी से जब इस पर अमल करेंगे तो आपके बाल मजबूत भी रहेंगे, गिरेंगे नहीं और लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मुतल्लिक है। जिस तरह पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का रोल नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी और वजूहात हैं। ये वीडियोस बहुत से लोगों के लिए दिलचस्प भी हो सकती है और हैरानकुन भी हो सकती है। जो मेन वजह ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जब बहुत से डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। 85 to 90% जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर खुद बनाता है। जो फूड की 3 कैटेगरीज हैं, फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, इनको इस्तेमाल करके लीवर खुद सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। बाकी का जो 10 to 15% है वो हमने बाहर से फूड के ज़रिए हासिल करना होता है। और जब तक हम 10 to 15% जो बाहर से हासिल नहीं करेंगे तो बहुत से जो है वो मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं और जब तक नहीं लेंगे तब तक जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अब कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल बढ़ जाता है, इनको मैं आपको तरतीब से पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले कि जब जिस्म के ग्लैंड्स और सेल्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते मुझे हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए, तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। मसलन एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे वाइटल हार्मोन्स बनाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके बनते हैं। अगर वो एड्रिनल कॉर्टेक्स सही तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल को सही प्रॉपर्ली हार्मोन नहीं बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स की मुनासिब मिकदार में हार्मोन बनाने के लिए प्रोटीन के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी, विटामिन B5 जिसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, वो भी दरकार होते हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाने में। बिल्कुल इसी तरह जिस्म के दूसरे ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाते हैं, इनको भी अगर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सही तरह ना मिलें तो वो प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनाते और इवेंचुअली पीछे जो है वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी वजह, जब किसी वजह से बाइल के बनने में कमी होती है तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। मसलन लो फैट डाइट की वजह से कम बाइल बनती है और नतीजे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड से विड्रॉल कम हो जाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल उसका ब्लड में बढ़ जाता है। निज़ाम हज़म के दौरान फैट्स को इमल्सीफाई करने के लिए बाइल एसिड्स बहुत ज़रूरी होती है और ये अमल मुख्तलिफ एंजाइम्स और विटामिन सी की मदद से होता है, लिहाजा ये भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मददगार होता है। बहुत सारी ग़िज़ाई कमियों की वजह से भी बाइल एसिड्स कम बनते हैं। मसलन जब ग़िज़ा लो प्रोटीन हो और हाई जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हो तो भी बाइल कम पैदा होती है। नेक्स्ट, जब फैट्स को ओवरहीट किया जाता है, चाहे ये फैट्स नेचुरल हो या अननेचुरल, तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का एक सबब बनता है। अब इसके पीछे ट्रांस फैटी एसिड्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फैट्स या ऑयल्स की ओवर हीटिंग से जब तक वो नेचुरल स्टेट में है उससे आर्टेरियल डिजीज़ वगैरह नहीं होती। ये इसी वक्त मुमकिन होता है जब फैट को ओवर हीट करके उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाता है, तो ही बहुत से मसले मसाइल और आर्टेरियल डिजीज़ वगैरह पैदा होती हैं। ख़ास तौर पर फैट के साथ स्टार्च वाली ग़िज़ाएँ यानी कि फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज़ को ओवर हीट किया जाता है तो लीवर के लिए परफेक्ट कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करना नामुमकिन हो जाता है। अगली वजह ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ये है कि जब जिस्म के अपने सेल्स खुद ही कोलेस्ट्रॉल को बनाना शुरू कर दें, यानी इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या ये सबसे बड़ी वजह है कि जब जिस्म का बुनियादी जुज़ यानी सेल यानी खुद से ही सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो खून से कोलेस्ट्रॉल को हासिल करके जो कि नॉर्मली सारे सेल्स करते हैं। ताहम जब जिस्म की केमिस्ट्री में अनहेल्दी तब्दीलियाँ आती हैं तो सेल्स अपना कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देते हैं, नतीजतन ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अपेरेंटली अक्सरियत अफराद में यही वजह पाई गई है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होने की, वो प्रिंसिपल जिसकी बुनियाद पर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स यानी कि स्टैटिन ग्रुप्स काम करती हैं, यानी कि सेल्स को खुद से अंदरूनी कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकना
और ये इसी तरह पर कि LDL रिसेप्टर की तादाद बढ़ाना ताकि वो सेल सरफेस जो की तरफ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा LDL को ब्लड से सेल्स के अंदर अंदरूनी कामों में इस्तेमाल करने के लिए पुल करें। मगर नाज़रीन, जितनी भी जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं ये काम करने के साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करती है, जिनकी एक पूरी लिस्ट है। हम कुछ ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करके भी यही काम ले सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स हैं, इनके लेवल्स को कंट्रोल करके। अब इंसुलिन का हाई लेवल मुस्तकिल तौर पर सेल्स में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता रहता है। नतीजतन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और सेल अपनी ज़रूरत के लिए LDL को ब्लड के अंदर से पुल नहीं करता, तो इस तरह ब्लड में LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और लगातार एलिवेटेड ही रहता है। अब ग्लूकागॉन को देखते हैं। ग्लूकागॉन बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, ये स्टैटिक ड्रग्स की तरह काम करता है। ग्लूकागॉन सेल्स के अंदर बनने वाली जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोसेस को स्लो करता है, फिर सेल्स अपने LDL रिसेप्टर्स को सेल्स की सरफेस की तरफ सेंड करते हैं ताकि LDL कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से पुल किया जा सके, जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लेवल्स को रेगुलेट करके इन प्रॉब्लम को दुरुस्त या बेहतर कर सकते हैं। तहकीक ने यह साबित किया कि हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा यानी ग्लूकागॉन की रिलीज़ को बढ़ाती है और इंसुलिन का इखराज करती है। हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो ग्लूकागॉन ओरिएंटेड होती है। ये बिल्कुल स्टैटिक ग्रुप की तरह काम करती है और नतीजतन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। नेक्स्ट जो वजह है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह वो है HDL का लेवल कम होना। जैसा कि पिछली वीडियो में अर्ज कर चुका हूँ कि HDL का हार्ट फ्रेंडली होने की वजह इसके अंदर लेसिथिन की मौजूदगी है, जो कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। बस जब ब्लड के अंदर लेसिथिन की मिकदार लो होगी तो HDL का लेवल भी लो होगा, तो इसकी वजह से जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो खून में बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाएगा। लिहाजा अब एंड में आपको एक समरी बताता हूँ कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह है। सबसे पहली वजह, जब ग्लैंड्स और सेल्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर्ली यूज़ ना करें मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाने के लिए। सेकंड, जब किसी वजह से बाइल के बनने में कमी हो जाए तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जब फैट्स को ओवरहीट किया जाता है तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। जब जिस्म के अंदर जिस्म के जो अपने सेल्स हैं वो खुद ही इसकी कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन कर दे, इंट्रासेलुलर जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ता है। जब HDL का लेवल कम हो जाए तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह है। बस ये साबित हुआ कि रोज़ाना की जो जिस्म की टोटल कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है वो 10 to 15% है जो इंसान को बाहर से लेना होती है। अब इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो मेन वजह नहीं है हकीकत में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से। जिस्म के अंदर बहुत सी जो जिस्म का जो सिस्टम है कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर जब डिफेक्ट्स पैदा होते हैं तो ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बालों से मुतालिक है। बहुत सारा लोगों का ये कॉमन मसला होता है कि उनके बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू हो गए हैं, बारीक है और उनकी जो हेल्थ है हेयर की वो अच्छी नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए स्पेशली है और इस वीडियो में मैं आपको वजूहात के बारे में बताऊंगा कि क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं और इसके अलावा कौन सी ग़िज़ाई चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने बालों को जो है वो सेहतमंद, हेल्दी, लंबे, घने और चमकदार रख सकते हैं। इनमें जिन चीज़ों का मैं ग़िज़ाई वजूहात का जो बताऊंगा ग़िज़ाई इलाज, वो ये जिनका ताल्लुक़ किसी बीमारी से या किसी मेडिसिन से ना हो, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो कि बालों को ख़राब करती हैं, बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट में मैं आपको बालों के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, बाल किस तरह से बनते हैं, इनका ग्रोथ साइकिल क्या है, किस तरह से ये ग्रोथ करते हैं। अब सबसे पहले ये कि बाल के जो है वो दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 एक हेयर फॉलिकल, सेकंड इज़ हेयर शैफ्ट।
हेयर फॉलिकल जो है वो स्किन के अंदर मौजूद होता है, फिक्स होता है, जो कि बालों को स्किन के अंदर फिक्स करता है। इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन है हेयर पेपिला, सेकंड इज़ हेयर बल्ब। अब जो हेयर बल्ब में एक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हेयर पेपिला के इर्द गिर्द हेयर को ग्रोथ करते हैं, और हेयर पेपिला के ज़रिए ही हेयर फॉलिकल को ब्लड सप्लाई भी दी जाती है, जिससे बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। सेकंड पार्ट जो है वो हेयर शाफ्ट है। ये वो हिस्सा है जो कि हमें स्किन से बाहर नज़र आता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो सख्त केराटिन प्रोटीन की एक लेयर होती है जो कि इसकी हिफाजत भी करती है। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है मुख्तसर सा बालों का। अब इसके बाद मुख्तसरन जो हेयर ग्रोथ साइकिल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हेयर ग्रोथ साइकिल की जो है वो 4 स्टेजेस है। नंबर वन एनाजिन फेज है। ये बाल की ग्रोथ का पीरियड होता है। हेयर बल्ब में सेल्स तेजी से जो है वो तकसीम होते हैं और नए बालों की ग्रोथ होती है। सेकंड फेज जो है वो कैटाजिन फेज है। ये फेज जो है वो ट्रांजिशनल फेज है, जिस दौरान बाल की ग्रोथ रुक जाती है और खून की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसको क्लब हेयर कहते हैं। थर्ड फेज जो है वो टीलोजिन फेज है। इस फेज में जो क्लब हेयर है गिरने के लिए तैयार होते हैं और नीचे हेयर फॉलिकल से नए बाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी नेचुरल प्रोसेस होता है और अननोटिस्ड ये मुकम्मल हो जाता है। फोर्थ जो फेज है वो है एक्सोजिन फेज। ये फाइनल स्टेप होता है, बालों के स्ट्रैंड्स अपने अपने हेयर फॉलिकल से रिलीज होकर गिर जाते हैं। अब सारा जो प्रोसेस है ग्रोथ का दोबारा से शुरू हो जाता है और दोबारा से ये फेजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जो हेयर फॉलिकल है वो इंडिपेंडेंट होता है और मुख्तलिफ हेयर फॉलिकल जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रोथ फेजेस से गुजर रहे होते हैं। अगर ये मुख्तलिफ ग्रोथ फेजेस से ना गुजरें तो एक ही दम सारे बाल गिर जाए। बालों की जो हेल्दी ग्रोथ के लिए इनको एनोजिन जो फेज है ना, इसमें ज़्यादा देर तक गुजारना ज़रूरी होता है। इस दौरान इनको हेल्दी डाइट्स की, हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। बालों के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं और जो बाल जिल्द को नुकसान देती हैं उनके बारे में बताता हूँ, और जो नुकसान देने वाली ग़िज़ाएँ हैं उनसे आप अवॉइड करें। अब आपको हेयर के स्ट्रक्चर का ही पता चल गया और इसके हेयर का जो ग्रोथ साइकिल है इसके बारे में भी मालूम हो गया। जो फॉलिकुलर बल्ब के जो मैट्रिक्स सेल्स होते हैं इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से बनते हैं, और फिर ऐसी ग़िज़ा जिनमें तवानाई की कमी हो, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, प्रोटीन की, एसेंशियल फैटी एसिड्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो भी बालों के मुख्तलिफ मसले मसाइलों की का सबब बनते हैं। बालों का बारीक हो जाना, गिरना और अर्ली ग्रेइंग वगैरह का सबब बनते हैं। अब मैं आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ कि जिनको आप कंसिस्टेंसी से आप इनको इस्तेमाल करें जो कि हेयर के लिए फ़ायदेमंद है। उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि हेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो पहली फूड है वो है आंवला। ये ना सिर्फ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, चूँकि हम यहाँ पे हम बालों से कंसर्न है, तो इस वजह से मैं वही चीज़ों का बताऊँगा कि जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। विटामिन ई की जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये हेयर ग्रोथ को बूस्टअप भी करते हैं। विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की जो हाई कंसंट्रेशन की वजह से जिल्द की जो है सर की उसको भी सेहतमंद रखता है। नतीजतन जो डैंड्रफ है वो भी नहीं होने देता और सेहतमंद बालों का भी सबब बनता है। और इस आंवला में विटामिन और मिनरल्स हैं वो जो स्कैल्प की स्किन है इसमें ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं और इस तरह हेयर ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है। अब आंवला को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि आप आंवला ले लें, उनको ड्राई करके ना उसका पाउडर बना लें और उसका इस्तेमाल करें। आधा चम्मच, हाफ चम्मच जो है वो पानी के साथ इसको खा लें। सेकंड थिंग जो है वो हल्दी जो है इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेयर को ग्रोथ भी करवाते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। इसका भी इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका कि आप हाफ चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। जो तीसरी थिंग है वो है एलोवेरा। एलोवेरा ये भी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और सर पर जो इचिंग होती है, डैंड्रफ होती है, उसको भी रोकता है। एलोवेरा के अंदर भी केराटिन से मिलते जुलते केमिकल्स होते हैं जो कि बालों को अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं, बालों को लचकदार बनाकर टूटने से भी बचाते हैं। एलोवेरा जो स्किन है सर की उसमें सीबम को भी कम करते हैं। सीबम क्या है? एक ऑयली सिक्रीशंस होती हैं जो कि हेयर फॉलिकल को चिपक कर उसको ख़राब कर देती हैं।
और हेयर की ग्रोथ में भी रुकावट बनती हैं। इसको भी आप इस एलोवेरा का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप इसकी जेल को ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में ब्लेंड कर लें और फिर इसको डायरेक्टली सर पर लगाएं और 1 घंटे के बाद साबुन से धो लें। हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द एंड में आपको कुछ जनरल जो बातें हैं कि जिनसे आपकी बालों की जो सेहत है वो अच्छी रह सकती है वो बताता हूँ। सबसे पहले कि पाबंदी से आप किसी हल्के से शैम्पू के साथ बालों को साफ़ रखें। तरजीहन ये है कि आम जो सोप है, कपड़े धोने वाला सोप या सिंपल जो सोप है, उसके साथ आप सर को धोएं। सर धोने से पहले आप सर पर गाय का दूध भी मल सकते हैं, कुछ देर बाद उसको धो लें। और इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट का आप इस्तेमाल करें। सर पर इसेंशियल्स ऑयल्स लगाएं, जिसका हल्का हल्का मसाज भी करें, मसलन सरसों का, बादाम का, तिलों का तेल वगैरह, ये अलग अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके मिक्सर काफ़ी मार्केट में मौजूद है, आप अच्छी क्वालिटी का लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्याज या अदरक का या लहसुन का पानी, इसको भी लेकर आप सर पर मलें और ये भी बालों की सेहत के लिए अच्छा है। पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जिससे हमें हाइड्रेशन को पूरी रखें। ग्रीन टी बनाकर उसको ठंडी कर लें और उसको भी सर पर रब करें। 1 घंटे के बाद धो लें। इसको भी 2 वीक्स तक कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करें। बार बार बालों को जो स्टीम से ड्राई करना जो है, हीट, वो ना करें। ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ जो है वो कम कर दें। स्ट्रेस फ्री रहें, जो क्योंकि स्ट्रेस से भी बालों का जो टूटना और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लोहे की तारों वाला जो ब्रश है उसको इस्तेमाल ना करें। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, आयरन वगैरह मौजूद हो, उनको इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्पिनच है, पालक, इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, सी वगैरह शामिल होता है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पालक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह भी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, बालों को अच्छा रखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बायोटिन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि बालों को गिरने से बचाता है। दूध, दही, अंडा वगैरह इसका भी इस्तेमाल करें। अब ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, ये नट्स में से वाहिद ये है कि जिसमें बायोटिन मौजूद होता है और ये हेयर जो क्यूटिकल को मजबूत करता है, जो कि मज़ीद ये कि इसमें विटामिन B1, B6, B9, विटामिन ई, प्रोटीन वगैरह भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा अमरूद, गावा, इसका भी इस्तेमाल करें। इसमें माल्टे से भी ज़्यादा, मतलब जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उससे भी ज़्यादा इस अमरूद में विटामिन सी मौजूद होता है, जो बालों को बारीक होने से, गिरने से, खुरदरा होने से, ख़राब होने से बचाता है। विटामिन सी जो है वो कोलाजन की एक्टिविटी को बूस्ट करता है। इनके अलावा छिलके वाली दालें, जो अलसी, गाजरें, सोयाबीन, पीनट्स, सब बालों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा आप इवनिंग प्रोमराइज ऑयल भी बालों के लिए मुफीद है। 1 मुट्ठी गिरी पत्ता लेकर 1 पाव कोकोनट ऑयल में डालकर हल्की आंच पर रखें। जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को भून लें। इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले मल लें और सुबह धो लें। ये भी बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अब तहकीक में ये भी देखा गया कि विटामिन ई की जो कमी होती है उससे भी सेबोरिक डर्माटाइटिस, यानी कि सिकरी का, डैंड्रफ का जो होना वो काज करती है। तो उम्मीद है कि आपको मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का पता लग गया होगा और जनरल जो एक टिप्स है उसका भी पता लग गया होगा। इन पर अमल करें। इंशाल्लाह से आइंदा से मुस्तकिल मिजाजी से जब इस पर अमल करेंगे तो आपके बाल मजबूत भी रहेंगे, गिरेंगे नहीं और लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो दिल के अमराज से बचाव में कुदरती तरीका इलाज का किरदार है। आज की इस वीडियो में हार्ट अटैक की वजूहात में से जो कोलेस्ट्रॉल एक वजह है उसके मुतालिक बात करूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारी का कैसे सबब बनती है। तो हम शुरू करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसे हार्ट अटैक वगैरह का सबब बनती है। दिल को खून की सप्लाई करने वाली जो खून की नालियाँ हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से या तो बंद हो जाती हैं या तंग हो जाती हैं। मसलन एक नैरोइंग प्रोसेस जिसको स्टेनोसिस कहा जाता है,
नंबर 2, प्लाक्स बनते हैं जैसे कि अंदरूनी जो दीवारें हैं आर्टरीज की, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की तह जम जाना। अथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें आर्टरीज की वॉल खुसूसन जो इसकी अंदरूनी तह जो होती है वो मोटी और सख्त हो जाती है। ये आर्टरीज की दीवारों के अंदर और इनके ऊपर फैट्स की, कोलेस्ट्रॉल की और मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस की जमने की वजह से होती है। नतीजतन इन आर्टरीज में खून का बहाव कम हो जाता है और दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीने में दर्द पैदा होता है। इसको अंजाइना कहा जाता है। जब आथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि फैटी बिल्डअप इतना ज़्यादा हो कि कोरोनरी आर्टरीज मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाए, तो इससे मुतलका दिल के एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो डेड हो जाता है। इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और ये कि फैटी सब्सटेंसेस आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते हैं और कई सालों के बाद जाकर खून की सप्लाई बंद होती है। अथेरोस्क्लेरोसिस से जो मुतासरा लोगों में क्लॉट्स बहुत जल्दी बनते हैं। जब एक क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है और मुतलका जो रीजन में खून की सप्लाई कम कर देता है, तो इससे को कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं। क्लॉट्स बनने में बाज़ दफ़ा चंद मिनट्स लगते हैं और हत्ता कि ये उन जंक्स में भी बन सकते हैं जिनमें अथेरोस्क्लेरोसिस अभी बहुत ज़्यादा नहीं भी बनी होती। लिहाजा हार्ट अटैक की बड़ी वजह कोरोनरी ओक्लूजन की बजाय कोरोनरी थ्रोम्बस है। अंजाइना और हार्ट अटैक दोनों कोरोनरी आर्टरीज की ही बीमारियां हैं। दोनों बीमारियां कोरोनरी आर्टरी में खून की सप्लाई कम होने से होती हैं। दोनों को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि फ़र्क ये है कि हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिल के मसल्स का मखसूस हिस्सा खून की सप्लाई बंद होने की वजह से डेड हो जाता है, जबकि अंजाइना में दिल के जो मसल्स हैं में खून की सप्लाई जो है वो वक्ती तौर पर या अलामती तौर पर कम होती है, जो कि फिर दोबारा बहाल हो जाती है। आमतौर पर अंजाइना दिल के दौरा यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से पहले होता है। जब किसी शख्स में दिल के जो मर्ज की तशखीस हो जाए कि और वो लेबल कर दिया जाए कि ये हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, इस शख्स में सडन डेथ के जो चांसेस हैं वो आम जनरल जो सेहतमंद पब्लिक की के मुकाबले में 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब मेडिकल के तरीका इलाज के असबाब में हार्ट डिजीज़ के लिए कोई मुकम्मल क्योर नहीं है। अद्वियात आमतौर पर थोड़े वक्त के लिए आराम पहुंचाती हैं, यानी कि इसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं या पैलिएटिव रिलीफ कहते हैं। अद्वियात इनमें रिस्क फैक्टर्स का जिन्होंने मिलकर इन्फ्लेमेशन और हार्ट डिजीज़ पैदा की ना ही मुकम्मल इलाज कर सकती हैं और ना ही करती हैं। हत्ता कि वो अद्वियात जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं वो भी इलनेस को रिवर्स नहीं करती। ये दो फैक्ट्स हैं जो इस बात को वाजिया करते हैं कि एक मरीज़ की मुस्तकिल बीमारी जो है वो मुस्तकिल डॉक्टर के ज़ेर इलाज रहने की वजह से रहने के बावजूद भी जो है वो प्रोग्रेस करती है उसकी डिजीज़। जहाँ तक बाईपास सर्जरी का ताल्लुक है वो भी टेम्परेरी रिलीफ ही मुहैया करती है, जबकि जो ब्लॉकेज शुदा कोरोनरी आर्टरी को रिप्लेस करके ब्लड सप्लाई बहाल कर दी जाती है तो उस वक्त मरीज़ ठीक हो जाता है, मगर कम किस्मती से कुछ अरसा के बाद इसके अलावा मज़ीद जो अगली खून की नाली है फिर मुतासर होने का एहतमाल होता है। हमें अमराज कल्ब की एमरजेंसी ट्रीटमेंट और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट से इनकार नहीं है, बल्कि ये एक नेमत है जो चूँकि नामनासिब ग़िज़ा और मॉडर्न लाइफस्टाइल से जो दिल के अमराज और इनके असबाब पैदा हो चुके हैं इनको भी तो डील करना है। इसके लिए इसी तरीका इलाज में फौरी रिलीफ का पहलू मौजूद है। ताहम कुदरती तरीका इलाज के माहिरीन की चीखों पुकार का मकसद ये है कि मौजूदा जो अमराज में मुस्तकिल कमी हो जाए और नए आने वाले मरीज़ों की तादाद जो है वो कम हो जाए, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन वो हेल्दी जनरेशन पैदा हो। हम अपना काफ़ी टाइम और जो कोशिशें हैं कॉम्प्लेक्स सर्जिकल टेक्निक्स और हैरान को जो मेडिकल प्रोसीजर को तरवीज देने में सर्व करते हैं। चूँकि मरीज़ का लाइफ स्टाइल चंद माह से लेकर चंद साल तक बढ़ाते हैं, इसकी बजाय क्यों ना ग़िज़ाओं वो तब्दीलियाँ करने पर अपनी सलाहियतें और इस्तेदादें लगाएं जो कि सेहतमंद लाइफ स्पैन को कई दहाइयों तक बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। देखते हैं कि मेडिकल साइंस जो मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है और कुदरती ग़िज़ाई तरीका इलाज क्या कहता है। अगरचा जदीद मेडिसन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स का जिक्र करती है, लेकिन वो डायट्री कोलेस्ट्रॉल को भी एक मेजर रिस्क फैक्टर करार देती है। लेकिन इस बात पर यकीन है कि डायट्री कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इस्तेमाल ही
ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का सबब है, जो कि खून की नालियों में फैट डिपॉजिट का सबब बनता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कह देते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के वाली अद्वियात का आज़ादाना इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ दिल के लिए जो फिजिशियंस मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स वगैरह तजवीज़ करते हैं। इनमें से कोई भी जो मेडिसिन है वो हार्ट डिजीज़ की अंडरलाइंग काज की तरफ मुतवज्जा नहीं होती। बेशक इनका एक ये फ़ायदा है कि ये अद्वियात अंजाइना और जो फुल ब्लोन जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस को मिनिमाइज करती है। इससे साबित हुआ कि जो एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन है ना ही दावा करती है और ना ही इस काबिल है कि आर्टरीज के जो ब्लॉकेज को रिवर्स कर सके, ताहम ये वक्ती जो सिम्टोमेटिक रिलीफ पहुंचाती है। लेकिन ये बेशक भी एक नेमत डेफिनेटली है, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। बेशतर इसके कि हम वीडियो के दूसरे पार्ट पर जाएं जिसमें आपके वो सामने रियलिटीज़ रखी जाएं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में एज अ होल ग़ज़ा का ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसकी कुछ और वजूहात भी हैं। मैं आपका कोलेस्ट्रॉल के बारे में वो खौफ दूर करूंगा जो साल साल से अमूमी लोगों, हत्ता के मेडिकल के शोबा से भी वाबस्ता जो अफराद हैं और लेटेस्ट लूम से कनेक्टेड नहीं है, उनमें भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को हमारे जिस्म का दुश्मन करार दिया जाता है और ये डिस इन्फॉर्मेशन साल साल से जो पब्लिक के दिमागों में डाली जा रही है, जबकि हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अब कोलेस्ट्रॉल का हमारे जिस्म में क्या रोल है, अब इसको मैं ज़रा मुख्तसरन जो है वो बयान करूँगा तो आप हैरान होंगे और इस फैक्ट को मानने के रेडी हो जाएंगे कि इसका मकबूल इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। मेडिकल साइंस के तमाम शुबाजात से इस जो लोग हैं इस बात पर मुतफिक होंगे कि लाइफ को बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर वाइटल्स जो फंक्शंस हैं वो काम सर अंजाम देती है। अब ये कहाँ कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है, ब्रेन और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी नॉर्मल ग्रोथ और उसकी बढ़ोतरी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक का रोल अदा करता है जिससे जिसमें में बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह बनते हैं। कौन से हार्मोन्स बनते हैं? एड्रिनल हार्मोन्स, जिनमें एल्डोस्टेरोन जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि जिस्म का कुदरती स्टीरॉयड है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह। अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकबूल मिकदार ना हो तो आपका जिस्म मुनासिब मिकदार में हार्मोन्स नहीं बनाएगा। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल जो कि है वो बाइल एसिड का भी एक अहम रुकन है। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल के बगैर हम जो इसेंशियल फैट सोलेबल विटामिन जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वो दुरुस्त तरीका पर अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसके अलावा स्किन की जो सेहत है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का अहम रोल है। जिल्द में विटामिन D3 का प्रिकर्सर है भी है जो कि जब जिल्द पर धूप पड़ती है तो ये विटामिन D बनने में रोल अदा करता है। जिस्म के टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर में इसका बहुत अहम रोल है, चूँकि हर सेल मेम्ब्रेन और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो इस मुख्तसर तफसील से आपको आइडिया हो गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में क्या क्या किरदार अदा करता है और कोलेस्ट्रॉल से सेहत के ख़राब होने का खौफ कि इससे बचना चाहिए आप अपने दिमाग से निकाल दें। इसका शुमार इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा ग़िज़ाओं में नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल का अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। कोलेस्ट्रॉल के बगैर टिश्यू की मजबूती और जो स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो बहुत जल्द इन्फेक्शन हत्ता के मलिग्नेंसी का शिकार हो जाते हैं। हकीकतन कोलेस्ट्रॉल का एक ख़ास लेवल से कम होना किसी भी जो सीरियस इलनेस जो है वो उसकी साइन होता है, एक वाजिया साइन होता है। मसलन कैंसर या अपाहिज कर देने वाली जो जोड़ों की सोजश है, जैसे कि क्रिपलिंग आर्थराइटिस का भी कहते हैं, वो भी उसकी वजह बनती है। बस कोलेस्ट्रॉल का खौफ जो है वो दिल से निकाल दें। इसका ख़ास लेवल तक का होना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो रियल वजह है वो डाइटरी फैट्स नहीं है। अब इसकी क्या क्या वजूहात है, इसकी और कई वजूहात हैं जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इसका जिक्र इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि हार्ट अटैक कैसे होता है और क्या होता है, और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो वजह है वो डाइटरी फैट्स नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इसके कई और वजूहात हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी सारी वजूहात
बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।